हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ चैप्टर 9 जो कि ज्योग्राफी का है, जलवायु और जलवायु परिवर्तन। इससे पहले बच्चों इसका पार्ट 1 हमने कर लिया है, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे थे कि जलवायु किसे कहते हैं, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जो आपकी बच्चों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 2, यानी पार्ट 1 हो चुका प्यारे बच्चों। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जलवायु क्षेत्र के बारे में जानते हैं। जलवायु क्षेत्र का अर्थ होता है बच्चों, जैसे कि ये हमारी बच्चों पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी क्या है आपको पता है कि इसके ऊपर कई सारी काल्पनिक रेखाएँ हैं। जैसे 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम प्यारे बच्चों कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को प्यारे बच्चों हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को प्यारे बच्चों हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो पृथ्वी को बच्चों ताप कटिबंधों में बांट रखा है। ताप कटिबंध का मतलब होता है कि सूरज की रोशनी कहाँ पे कितना पहुँचती है, और इसीलिए हमारे वहाँ ताप कटिबंध कितने हैं बच्चों, 3। पहले ताप कटिबंध का नाम है प्यारे बच्चों उष्ण कटिबंध, और उष्ण कटिबंध प्यारे बच्चों जो कि कर्क रेखा, और यहाँ पे इसे बोलते हैं कर्क रेखा, और जो मकर रेखा के ये उल्टा हो गया बच्चों, ऊपर क्या है कर्क रेखा, नीचे है प्यारे बच्चों मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी प्यारे बच्चों यहीं पे पड़ती है, इसीलिए ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। उसके बाद दूसरा ताप कटिबंध आता है प्यारे बच्चों शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, पहला शीत कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण, जहाँ पे शीत भी उष्ण भी। ये 2 है बच्चों, ये कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में भी है, और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में, यानी ये क्या है प्यारे बच्चों आपका शीतोष्ण कटिबंध है बच्चों। क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद आता है बच्चों, इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। तीसरा कटिबंध आता है प्यारे बच्चों शीत कटिबंध, जहाँ सूरज की रोशनी प्यारे बच्चों सही से पहुँच नहीं पाती सीधी, उसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो जलवायु क्षेत्र बच्चों ऐसा क्षेत्र जिसमें समरूप जलवायु विशेषताएं, भौगोलिक निरंतरता पाई जाती है, उसे जलवायु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जहाँ समान होता है, समान प्रकार के जलवायु क्षेत्रों की पहचान के लिए अलग अलग विद्वानों ने प्रयास किया है, लेकिन अभी भी बच्चों जलवायु का सटीक वर्गीकरण किसी ने नहीं कर पाया। यह माना जाता है कि ग्रीक दार्शनिक, उनका नाम था बच्चों अरस्तु, उन्होंने दुनिया को 3 ताप कटिबंध में बांटा है। अरस्तु ने प्यारे बच्चों, ग्रीक विद्वान थे, 3 ताप कटिबंध में बांटा है बच्चों, विभाजित किया है, अर्थात उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब यहाँ देख सकते हैं बच्चों विश्व के ताप कटिबंध, ये बीचों बीच हमारे यहाँ पे क्या जाता है बच्चों, भूमध्य रेखा जाता है, जो कि 0 डिग्री विषुवत वृत्त है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे क्या है प्यारे बच्चों, कर्क रेखा है, और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे क्या है प्यारे बच्चों, मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को बच्चों उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। सूरज की सबसे ज़्यादा रोशनी यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए बच्चों यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा आर्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त, और कर्क रेखा के बीच में बच्चों शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है, और अंटार्कटिक वृत्त और मकर रेखा के बीच में भी क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। यानी यहाँ पे सूरज की रोशनी बच्चों सही से नहीं पहुँच पाती, थोड़ा तिरछी पहुँचती है। शीत कटिबंध में प्यारे बच्चों सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती, तो इसलिए यहाँ पे ठंड रहता है और बर्फ़ रहता है, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव प्यारे बच्चों। और ये आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध किसने डिवाइड किया था प्यारे बच्चों, अरस्तु ने 3 ताप कटिबंध बांटे थे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। आपको ये पृथ्वी बनाना और इसके ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं बच्चों, इनको ड्रॉ करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसमें पहला कि कोपेन द्वारा जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में। तो सबसे पहले एक विद्वान है प्यारे बच्चों, उनका नाम है कोपेन, और कोपेन ने क्या किया है, अल्फ़ाबेट यानी ABCD के अक्षरों के हिसाब से सबसे पहले तो उन्होंने कैपिटल लेटर्स में कुछ लेटर को शो किया है, और स्मॉल लेटर्स में, इसके हिसाब से बच्चों हमारे वहाँ पे क्या किया है, जलवायु को वर्गीकरण किया है। और उनके जलवायु वर्गीकरण का आधार प्यारे बच्चों था वनस्पति, यानी कहाँ पे कितना जो है वनस्पति पाया जाता है। तो जलवायु का व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले अनुभवजन्य वर्गीकरण को व्लादिमीर बच्चों कोपेन द्वारा विकसित किया गया, यानी ये जनक है बच्चों जलवायु वर्गीकरण के।
उन्होंने जलवायु और वनस्पति के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की और माना कि वनस्पति के प्रकार का एक संकेतक है। वनस्पति के वितरण के साथ साथ वार्षिक और औसत मासिक तापमान के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने पृथ्वी के जलवायु प्रदेश को बच्चों वनस्पति के आधार पर बांटा था। किसकी? वनस्पति। और कितने भागों में बांटा बच्चों? 5 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा था। और वो 5 क्षेत्र बच्चों क्या हैं? ए, बी, सी, डी और ई क्षेत्र हैं प्यारे बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उष्णकटिबंध, शुष्क, समशीतोष्ण, शीत और टुंड्रा और ध्रुवी, ये 5 क्षेत्र हैं बच्चों। लेकिन अभी आपको मैं इनको विस्तार से बताऊंगा इनके बारे में। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का प्रारूप यानी डिज़ाइन क्या है? उन्होंने क्या किया था? 5 जलवायु क्षेत्रों की यानी 5 क्षेत्र की पहचान की प्यारे बच्चों, है ना। अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर्स के द्वारा तैयार किया, जिसमें से ए, बी, सी, डी और ई, इनको क्या किया बच्चों? आधार बनाया। अब ए का मतलब था बच्चों कि जहाँ पे भी उष्ण कटिबंध का मतलब जहाँ पे भी ज़्यादा गर्मी होती है बच्चों, उसे ए कहा। बी बच्चों, एकमात्र बी ऐसा है जिसको वर्षा के आधार पर उन्होंने बताया, यानी जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ कम होती है। जहाँ ज़्यादा होती है प्यारे बच्चों, उन्होंने उसको शुष्क कहा था और शुष्क को डब्लू से दिखाया उन्होंने। और जहाँ थोड़ा कम वर्षा होती है बच्चों, उसको उन्होंने अर्ध शुष्क कहा था। और अर्ध शुष्क को प्यारे बच्चों उन्होंने कैपिटल एस से दिखाया। ये बात ध्यान रखना। तो उसके बाद आता है तो ए क्या था बच्चों? उष्णकटिबंधीय, यानी जहाँ गर्मी होती है। कहीं पे भी ए दिख जाए इसका मतलब बच्चों उष्णकटिबंध, यानी वहाँ पे क्या होगी प्यारे बच्चों? बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। बी का मतलब होता है बच्चों कि शुष्क क्षेत्र। या उसके बाद इसको प्यारे बच्चों आप एक ब्लैंक पेज पे समझो। कोपेन का जलवायु वितरण 5 प्रकार से किया था। और किस पे किया था प्यारे बच्चों? वनस्पति के आधार पर किया। सबसे पहले आता है ए प्रकार की जलवायु के वितरण के बारे में प्यारे बच्चों हम जानेंगे। ए का मतलब था, ए संकेत का मतलब होता है बच्चों उष्ण कटिबंध, यानी जहाँ पे बच्चों गर्मी ज़्यादा होती है और सूरज की रोशनी बच्चों अत्यधिक पहुँचती है। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों बी। और बी यानी जो वर्षा से रिलेटेड था, बी को उन्होंने आगे चलकर बच्चों 2 भागों में डिवाइड किया था। जहाँ पे बच्चों ज़्यादा कम वर्षा होती है उसे शुष्क कहा था। और शुष्क को बच्चों उन्होंने दिखाया था BW मतलब जहाँ पे कम वर्षा होती है यानी शुष्क है। और उसके बाद आता है प्यारे बच्चों अर्ध शुष्क, जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा वर्षा होती है, उसको दिखाया था प्यारे बच्चों उन्होंने BS से। तो बी मतलब वर्षा कितनी होती है और एस का मतलब होता है अर्ध शुष्क है। बी का मतलब यहाँ वर्षा कितनी होती है और यहाँ डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वेट, यानी शुष्क होगा बच्चों। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद इसको भी उन्होंने 2 उसमें मतलब डिवाइड किया था। यानी वहाँ पे बच्चों जैसे आपको पता है शुष्क क्षेत्र 2 होते हैं, एक राजस्थान का भी है, एक लद्दाख का भी है। वहाँ पे भी तो कम बारिश होती है। तो इन्होंने BWH स्मॉल h दिखा दिया बच्चों। इसका मतलब होता है कि गर्म शुष्क होगा। गर्म शुष्क का मतलब होता है प्यारे बच्चों, बी का मतलब बारिश कितनी होगी, डब्ल्यू का मतलब शुष्क क्षेत्र है और शुष्क में गर्म है या ठंडा, तो एच का मतलब होता है गर्म। इसका मतलब राजस्थान का इलाका है बच्चों। और यहाँ पे दिखा दिया प्यारे बच्चों BW और यहाँ पे दिखा दिया प्यारे बच्चों के का मतलब होता है कि जो ठंडा शुष्क क्षेत्र होता है, ठंडा शुष्क क्षेत्र होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। बी का मतलब बारिश, डब्ल्यू का मतलब क्या है? शुष्क हो जाएगा, और के का मतलब ठंडा। तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों अर्धशुष्क। इसको भी उन्होंने BSH और BS और K में क्या कर रखा है? बांट रखा है प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है हमारा C प्रकार का जलवायु वर्गीकरण आता है। और C में बच्चों कोपेन ने कहा था कि जो शीतोष्ण कटिबंध होता है ना, शीतोष्ण कटिबंध, ये क्या है? C में आएंगे। और शीतोष्ण कटिबंध वो जो उष्ण कटिबंध के प्यारे बच्चों पास में है। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों हमारा D प्रकार का बच्चों जलवायु वितरण। और इसमें भी इन्होंने शीतोष्ण कटिबंध की बात की, शीतोष्ण कटिबंध की बात की। लेकिन ये शीतोष्ण कटिबंध वो है जो शीत के पास है, शीत के पास। प्यारे बच्चों समझ में नहीं आया आपको? एक बात देख लो इधर, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। अब आपको प्यारे बच्चों पता है कि शीतोष्ण एक यहाँ पे है, एक ये शीतोष्ण कटिबंध है। अब शीतोष्ण कटिबंध में सी प्रकार की बच्चों जलवायु जो उष्ण कटिबंध के पास पाई जाती है, यानी सी यहाँ पे पाया जाएगा बच्चों। सी कहाँ पे पाया जाएगा? इस क्षेत्र में पाया जाएगा बच्चों। लेकिन जो डी है ना, इसके नीचे जो शीत कटिबंध है ना, यहाँ पे पाया जाएगा। डी मतलब यहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे ठंड मतलब ठंड होना शुरू हो जाता है बच्चों। ये बात ध्यान रखना।
उसके बाद प्यारे बच्चों आता है हमारी ई प्रकार की जलवायु, और इस ई प्रकार के जलवायु में उन्होंने कहा था कि जो शीत प्रदेश होते हैं, जो टुंड्रा होते हैं, उसे ई कहते हैं। तो बच्चों ए का मतलब उष्ण कटिबंध, बी का मतलब वर्षा शुष्क अर्धशुष्क हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों उन्होंने स्मॉल लेटर से भी क्या किया है, डिवाइड कर रखा है। तो ये है बच्चों स्मॉल लेटर, मैंने इसको लिख दिया ताकि हमारा समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले आता है बच्चों स्मॉल डब्ल्यू आता है, इसका मतलब होता है विंटर, यानी जो सर्दी होती है वो शुष्क होती है, सर्दी में बारिश नहीं होती। स्मॉल एम का मतलब मानसून, यानी मानसूनी जलवायु होगी। स्मॉल एस का मतलब होता है बच्चों गर्मी शुष्क होती है, यानी गर्मी में बारिश नहीं होती है। जी का मतलब होता है बच्चों गैंगेटिक प्लेन, यानी गंगा के तुल्य की तरह जलवायु होती है। एफ का मतलब होता है फुल ऑफ रेन, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, वर्षा होती है। तो इसका मतलब अब बच्चों आप एनालाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो जलवायु के बारे में। जैसे कहीं पे भी अगर मैंने लिख दिया ए, तो इसका मतलब होता है उष्ण कटिबंध जलवायु। उसके बाद बी लिख दिया, इसका मतलब बारिश के बारे में बता रहा हूँ। इन बच्चों बी के साथ बच्चों मैंने क्या लिख दिया, डब्लू लिख दिया, इसका मतलब कि वहाँ पे बारिश कम होगी, शुष्क होगी। और बी डब्लू से मैंने बता दिया बारिश कम होगी, शुष्क होगी, लेकिन वो ठंडे जगह पे है या गर्म जगह पे। तो इसके साथ अगर बच्चों मैंने एच लिख दिया, तो इसका मतलब होता है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध का वह क्षेत्र जहाँ बारिश कम होती है, डब्लू का मतलब शुष्क होता है, और वो गर्म क्षेत्र में आता है, यानी गर्म शुष्क होता है। तो ए बी डब्ल्यू एच उसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले बच्चों ए के बारे में, ए और साथ ही साथ में लिख दे एफ। ए का मतलब उष्ण कटिबंध का वह क्षेत्र जहाँ एफ, और एफ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। तो उष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। तो इस तरह बच्चों आप कोपेन के कोड को पढ़कर किसी भी जलवायु क्षेत्र को डिकोड कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों जैसे कि मैंने बताया आपको कि उन्होंने 5 वर्गों में बांटा था, ए बी सी डी। बी को वर्षा के आधार पर रखा था, और मौसम की स्थिति के आधार पर भी अंग्रेजी के छोटे अक्षर एफ एम डब्ल्यू एस के द्वारा डिजाइन किया है। अब कोपेन के द्वारा वर्गीकृत संसार के प्रमुख जलवायु क्षेत्र बच्चों, अब यहाँ पे आ गया ए एफ, ए और एफ। अब आप खुद डिकोड करो, आपने कॉपी में लिख लिया होगा बच्चों। ए का मतलब क्या होता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, और एफ का मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे देखो लिखा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वर्षावन, यानी जहाँ बारिश होती है। प्रत्येक मौसम में गर्मी और वर्षा होती है बच्चों, गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब ए एम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बताओ। ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय होता है, और एम का मतलब मैंने बताया था बच्चों जो मानसूनी जलवायु होता है। एम फॉर मानसून, एफ फॉर फुल ऑफ रेन, है ना। बी एस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, बी का मतलब मैंने बताया था वर्षा, लेकिन बी में एस का मतलब बताया था बच्चों कि अर्धशुष्क क्षेत्र है, और एच का मतलब बताया था बच्चों जहाँ पे गर्म शुष्क क्षेत्र आएगा। तो उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। इसी तरह प्यारे बच्चों आप इन सभी को क्या कर सकते हो, पढ़कर डिकोड कर सकते हो ये ध्रुवीय क्षेत्र। अब हम जानेंगे बच्चों संसार के जलवायु क्षेत्र के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कोपेन के पहले मुख्य समूह और दूसरे अक्षर के प्रतीकों के साथ एक जलवायु योजना प्रदान की है, जिसमें बी सी और डी जैसे कुछ क्षेत्र हैं उन्हें तीसरे अक्षर का प्रतीक भी बनाया, जिसकी चर्चा नीचे की गई है। तो जलवायु क्षेत्र के बारे में देखो बच्चों, प्रमुख समूह कौन सा है। समूह ए आपको पता है उष्ण कटिबंधीय, बी जो है शुष्क जलवायु, सी गर्म, डी और ई ध्रुवीय प्रदेश में। तो ये कोपेन ने क्या किया है, वर्गीकृत किया है। अब प्यारे बच्चों आपको इसमें पीएचडी तो करना नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, बस अपने कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, और बस उन कोड को हमें क्या करना है, याद कर लेना। नहीं तो मेरी मानो तो बच्चों याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस ओरली समझ लो कि कोपेन की जलवायु क्या है और उसमें क्या क्या दिखाया है, बस उससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछेगा। समूह ए की जलवायु की विशेषता, बी की, इसी तरह सी की बच्चों, है ना, इन सभी की बच्चों प्यारे बच्चों आपको याद करनी है। अगला प्रश्न है बच्चों पाठगत प्रश्न है आपका, जिसको हम सॉल्व करेंगे कि कोपेन ने दुनिया के कितने प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। तो आपने देखा था बच्चों, मैंने बताया था 5 क्षेत्र थे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बच्चों आपका कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो इसे अनुभवजन्य के रूप में जाना जाता है। यूनानियों ने विश्व जलवायु को कितने तापीय क्षेत्रों में बांटा है बच्चों, तो 3 क्षेत्र में, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उसके बाद आता है बच्चों प्रमुख जलवायु समूह सी निम्न में से किस प्रकार की जलवायु को संदर्भित करता है। यानी जो सी प्रकार की जलवायु बच्चों
वो किसको संदर्भित करता है? तो आपको पता है प्यारे बच्चों, जो ए है वो उष्ण कटिबंध को ए करता है, जो सी होता है प्यारे बच्चों वो शीतोष्ण कटिबंध को जो है संदर्भित करता है। तो यहाँ पे समशीतोष्ण या शीतोष्ण जहाँ दिख रहा है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा प्यारे बच्चों हमारा। तो ए बी सी 5 क्षेत्र थे, ए बी सी डी और ई, और स्मॉल वाले भी आपको क्या करना है बच्चों? याद करना है। कोपेन में बस इतना कर लेना, आप थोड़ा सा पढ़ लेना, और कोपेन ने वनस्पति के आधार पे क्या है, ताप कटिबंध के बारे में जान लेना। उससे ज़्यादा बच्चों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम NIOS की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमें अपने सिलेबस और अपने कोर्स के साथ चले बच्चों, वही हमारे लिए सही होता है। NIOS की बुक अपने आप में बच्चों UPSC की तैयारी है, तो आपको UPSC की तैयारी भी नहीं करना है, पर यह है कि MCQ को अटेम्प्ट करना है, लगाना है। MCQ में जो क्वेश्चन है उनको याद करना है, क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, जब भी जाकर आपका अच्छा हो पाएगा। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों आपका, जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है, उसका नाम है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कहते किसे हैं। जलवायु का मतलब पता है कि दीर्घकाल में जो मौसम की औसत दशाएं होती है उसे जलवायु कहते हैं। जो 50 साल या 30 साल तक औसत जो वायुमंडलीय दशाएं होती है उसे जलवायु कहते हैं। और परिवर्तन का मतलब होता है उस जलवायु में बच्चों बदलाव। तो विश्व भर में बच्चों जलवायु परिवर्तन का विषय सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है। आज हमारा बच्चों जो जलवायु है लगातार बदलता जा रहा है, और बदलने के साथ साथ बच्चों जो जलवायु हमारी है लगभग गर्म होता जा रहा है, यानी औसत बच्चों टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी हमारे वहाँ बच्चों प्रतिवर्ष यानी हर 100 साल में 19वीं सदी के बाद में बच्चों अब हमारे वहाँ 0.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है बढ़ गया है। और इस बढ़ने की दर बच्चों लगातार चलती जा रही है। माना जा रहा है 2040 तक बच्चों 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा औसत वार्षिक वृद्धि दर से मतलब बढ़ रहा है। तो 2040 तक बच्चों हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस बच्चों तापमान हमारी पृथ्वी का बढ़ जाएगा। तो पिछले खंड में हमने बच्चों जलवायु के क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। मोटे तौर पर जिस प्रकार की जलवायु हम वर्तमान में अनुभव करते हैं वो हजारों साल पहले कुछ परिवर्तन के साथ पृथ्वी पर प्रबल रही होगी बच्चों। भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड साबित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन कोई नई घटना नहीं है बच्चों, बल्कि ये प्राकृतिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जलवायु में बच्चों परिवर्तन होता रहता है। तो क्या है जलवायु परिवर्तन, मैंने बता दिया, एक बार फिर से समझ लो बच्चों कि जलवायु परिवर्तन जो हमने समझा है ना, इससे पहले तो जलवायु हमें पता होना चाहिए। तो जलवायु का अर्थ होता है जो लंबे समय का औसत मौसम होता है, जिसको बदलने में 30 से बच्चों 50 साल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जलवायु परिवर्तन मतलब होता है एक स्थान पे या एक बहुत बड़े विश्व में, मतलब पूरे विश्व में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि उसमें परिवर्तन हो रहा है। जो मौसम में परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं बच्चों जलवायु परिवर्तन कहते हैं। वर्तमान में दुनिया के बच्चों सभी क्षेत्र जो है जलवायु में भारी बदलाव हो रहा है, इसलिए जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है जो कि किसी अवधि में औसत मौसम की स्थिति के आंकड़े में बदलाव को संदर्भित करता है बच्चों, और जो कि मानव जाति के लिए गंभीर समस्या है। अब अगर पूछे बच्चों जो जलवायु परिवर्तन है वो मानव जाति के लिए गंभीर क्यों है? क्योंकि अगर बच्चों जलवायु परिवर्तन हो जाता है तो उससे तापमान क्या होगा? पहला, जलवायु परिवर्तन के बच्चों क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं आपके। अगर जलवायु परिवर्तन हुआ तो तापमान क्या हो जाएगा बच्चों? उच्च तापमान होगा, यानी तापमान बढ़ जाएगा। और जब तापमान बढ़ेगा बच्चों तो क्या होगा? जो समुद्र का जल स्तर होगा ना, समुद्र का वाटर लेवल ऊपर उठ जाएगा। तो वाटर लेवल ऊपर उठेगा बच्चों तो जितने भी शहर होंगे प्यारे बच्चों, जितने भी नगर होंगे वो सभी डूब जाएंगे। साथ ही साथ में जितने भी जीव जंतु होंगे बच्चों, वन्य जीव होंगे, वन्य जीव ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? लगातार क्या है? लुप्त हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन से बच्चों रोग यानी बीमारियाँ, बहुत ज़्यादा रोग बढ़ेंगे, बीमारी बढ़ेगा। और छठा बच्चों आएगा जंगलों में आग लगना चालू हो जाएगी, दावानल लगना चालू हो जाएगा। दावानल मतलब होता है बच्चों जंगल की आग, और उसके वजह से लाखों लोग, हजारों जो जीव जंतु हैं ना उसकी चपेट में आ जाएंगे। तो ये प्रभाव है बच्चों जलवायु परिवर्तन का। अब जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं और जलवायु परिवर्तनशीलता किसे कहते हैं, इसके बीच में बच्चों आपका अंतर आता है। तो जलवायु परिवर्तन कब होगा? जब जलवायु परिवर्तनशीलता लंबे समय तक होगा। तो कोई भी, यदि आपको वास्तव में जलवायु परिवर्तन की अवधारणा को समझना है बच्चों, तो जलवायु परिवर्तनशीलता के बारे में जानना पड़ेगा कि पृथ्वी की जो जलवायु है वो बच्चों गतिशील है और लगातार जो है चेंज होती रहती है, बदलाव होता रहता है। इसलिए जलवायु परिवर्तनशीलता जलवायु की वर्तमान स्थिति या विसंगतियों को संदर्भ करता है। एक होता है बच्चों जलवायु
परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता इसका मतलब होता है कि मान लो किसी क्षेत्र की जलवायु ये रही, इसमें थोड़ा सा भी चेंज आ गया ना तो उसे हम जलवायु परिवर्तनशीलता कहते हैं। लेकिन ये चेंज बच्चों लंबे समय तक ये चेंज आता है तो इस अवधि को पूरी जलवायु परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जब छोटा मोटा बदलाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परिवर्तनशीलता। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन या तो जलवायु की औसत स्थिति या इसकी परिवर्तनशीलता के संदर्भ में परिवर्तन को दर्शाया जाता है। इसको अंतर के माध्यम से आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि जलवायु परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन में क्या अंतर है। जलवायु परिवर्तनशीलता बच्चों विशिष्ट मौसमी घटनाओं में जो उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप जो जलवायु परिवर्तन होते हैं उसे जलवायु परिवर्तनशीलता कहते हैं। यानी मान लो छोटा मोटा जो बदलाव आता है उसे जलवायु परिवर्तनशीलता में देखते हैं। इसमें मौसम के स्वरूप संयुक्त रूप में और छोटी अवधि के रूप में शामिल किया जाता है और ये छोटे स्तर पर यानी एक क्षेत्रीय घटना होती है। इन जलवायु परिवर्तन बच्चों जो दीर्घ काल में जितनी भी परिवर्तनशीलता हुई है उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। इसमें जलवायु परिवर्तनशीलता के संचित रूप को लंबी अवधि में शामिल किया जाता है बच्चों। ये वृहद स्तर पे वैश्विक घटना है और इससे सब लोग परेशान हैं बच्चों। यानी पहले क्या होता है, जलवायु परिवर्तनशीलता होगा, फिर जलवायु परिवर्तन होगा लंबे टाइम पे। अब उसके बाद में आता है बच्चों जलवायु परिवर्तन समझ लिया। एक आता है बच्चों भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन का मतलब होता है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों कि हमारी जो पृथ्वी है ना उसका लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ेगा तो मैंने बताया था ग्लेशियर्स बर्फ़ पिघलेंगे तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, महामारी फैलेगी, वन जो है जंगलों में आग लगेगा, जीव जंतु मर जाएंगे। तो पिछली कुछ सदियों में बच्चों पूरी पृथ्वी पे वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है जिससे हमारी पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। इसी को भूमंडलीय उष्णन यानी भूमंडलीय तापन कहते हैं। और ऐसा बच्चों ग्रीन हाउस गैसों के कारण हो रहा है। यानी जो ग्रीन हाउस गैस है ना बच्चों ये लगातार क्या हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। इसी के कारण जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है या भूमंडलीय तापन हो रहा है। ग्रीन हाउस एक ऐसी संरचना होती है जिसके अंदर सूर्य की जो गर्मी पहुंच तो जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है बच्चों। जैसे मान लो सूरज की रोशनी हमारे वहाँ आती है लेकिन आकर जितनी भी आती है बच्चों ना वो जल्दी बाहर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ क्या है बच्चों, ग्रीन हाउस गैस है और ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती है, सूरज की रोशनी को रोक लेती है। अब अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे बच्चों तो ये सूरज की ज़्यादा रोशनी रोकेंगे और इससे क्या होता है कि तापमान बढ़ जाएगा। जैसे बच्चों आप गर्मी में क्या करते हो, एक कार है, कार में क्या करते हो, कार को क्या करते हो, पार्क कर देते हो धूप की जगह पे। उसकी शीशे के माध्यम से क्या होता है, सूरज की रोशनी अंदर चली जाती है। जैसे ही आप अंदर बैठते हो बच्चों सूरज की रोशनी अंदर तो चली जाती है शीशे के माध्यम से लेकिन बाहर नहीं आ पाती और उससे आपको कार के अंदर बच्चों बहुत ही ज़्यादा जो है धूप मतलब गर्मी महसूस होती है। ठीक इसी तरह बच्चों हमारा वायुमंडल जो है ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति में ग्रीन हाउस की तरह व्यवहार करने लगता है। यानी जो ग्रीन हाउस गैस है ना वो हमारी वायुमंडल को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। और ये बच्चों ध्यान रखना जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के प्यारे बच्चों चारों ओर ग्रीन हाउस गैसें हैं और इस पर मतलब ग्रीन हाउस गैसों की परत है और इस परत में प्यारे बच्चों कौन कौन सी गैस आती है, मीथेन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया बच्चों, है ना, साथ ही साथ में CFC, सबसे मेन है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चों जो एसी और फ्रिज में से निकलता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, दुष्प्रभाव हमारे पर्यावरण को करते हैं और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। यानी हमारी पृथ्वी का तापमान टेम्परेचर बच्चों लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों भूमंडलीय ऊष्मन बढ़ाने में मदद करने वाली प्रमुख गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रमुख है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस माना जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से और मानवीय दोनों कारण से उत्सर्जित होता है। प्रकृति कैसे उत्सर्जित करती है, प्रकृति भी उत्सर्जित करती है बच्चों और मानव भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है। प्रकृति में जैसे बच्चों हम मानव हैं, श्वास लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कौन सा छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन मानव क्या करता है, किसी भी चीज़ को जलाएगा, ईंधन को जलाता है, जीवाश्म ईंधन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है हमारे वहाँ। ज़्यादा होने से दिक्कतें आने लगती है बच्चों। इसी तरह मीथेन है, मीथेन भी क्या करता है, अत्यधिक प्रभाव डालता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सबसे अधिक संकेंद्रण में पाया जाता है और जीवाश्म ईंधन के जलने से, धुएं के उपयोग से ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों, जिसकी वजह से लगातार हमारा तापमान बढ़ता जा रहा है। और एक तो बच्चों CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी, यानी 3 गैस याद करना, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, CFC आता है और मीथेन आता है जो ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये हमारे उसको 0.5% की दर से बच्चों वार्षिक तापमान बढ़ा रहे हैं, यानी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है।
उसके बाद आता है बच्चों भूमंडलीय उष्णन बढ़ने की प्रवृत्ति क्या है, बहुत तेज़ी से हमारे वहाँ भूमंडलीय उष्णन हो रहा है। भूमंडलीय उष्णन का मतलब होता है बच्चों हमारी पृथ्वी लगातार क्या हो रही है, गर्म होती जा रही है। तापमान में वृद्धि बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस पहले थी, अब तो 1 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने लगा है। 1880 अगर आप देखेंगे सन 1880 से लेकर बच्चों 1980 यानी 100 साल में बच्चों हर दशक में सिर्फ 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान ही बढ़ा था। लेकिन 1981 के बाद में बच्चों क्या है, इसकी वृद्धि दोगुनी हो गई है। और 4 दशकों में तो ये देखा जा रहा है बच्चों हर 10 साल में, अब तो हर 10 साल के अंदर क्या होता है 0.18 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान बढ़ जाता है बच्चों। अगर ऐसी प्रवृत्ति जारी रही तो सन 2040 तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है तक पहुंच जाएगा, यानी लगातार बढ़ेगा। जैसे देखो पहले बच्चों औसत धीरे धीरे बढ़ता था, लेकिन आज देख रहे हो 1.2040 तक पहुंच जाएगा, यानी गर्म हो जाएगी हमारी पृथ्वी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और आगे बच्चों सन 21वीं सदी तक तो और भी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। उसके बाद आता है बच्चों आपकी कुछ क्या आप जानते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है कि हमारे ग्रह ने सन 1880 से लेकर बच्चों अब तक 10 में से 9 सबसे अधिक गर्म वर्ष देखे हैं, यानी 10 गर्म वर्षों में से 9 तो बहुत ज़्यादा गर्म वर्ष थे। और ऐसा माना जाता है बच्चों पृथ्वी की जलवायु के इतिहास में 1998 सर्वाधिक गर्म वर्ष था बच्चों, सर्वाधिक गर्म वर्ष, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी कब थी 1998 में थी। और वार्षिक वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2040 तक बच्चों बढ़ जाएगा। तो ये था आपका ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का मतलब ये होता है बच्चों जलवायु में परिवर्तन, और परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब दिक्कतें आएंगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव मैंने बताए थे बच्चों आपको, तो वो प्रभाव सबसे पहला होता है कि तापमान बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ेगा बच्चों, यानी जलवायु परिवर्तन दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि तापमान बढ़ जाएगा। साथ ही साथ में जो बारिश का पैटर्न है वो भी, ज़्यादा बारिश होगी। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी बच्चों, बाढ़ आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी, जिससे क्या होगा रोग फैलेंगे बच्चों, जंगल में गर्मी की वजह से आग लग जाएगी। तो ये जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव है बच्चों जो कि देखे जा सकते हैं। अब आता है बच्चों आपके पाठगत प्रश्न आते हैं कुछ। पाठगत प्रश्न में कि डैश और डैश रिकॉर्ड साबित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक नई घटना नहीं है। तो सबसे पहला आता है बच्चों भूवैज्ञानिक रिपोर्ट, भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और साथ ही साथ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड। ये दोनों साबित करते हैं बच्चों कि जलवायु जो परिवर्तन है नई घटना नहीं है, बल्कि ये क्या है बहुत ही टाइम से चल रही है निरंतर। पिछली कुछ सदियों में पूरी पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान का बढ़ना यानी क्या कहलाता है, तो तापमान बढ़ना बच्चों भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग मैंने बताया था, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापमान हो गया बच्चों, तो ये ध्यान रखना। जलवायु परिवर्तन एक देश घटना है, तो एक ये वैश्विक घटना है, सभी पे प्रभाव पड़ता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना है, यानी इससे कोई भी देश प्यारे बच्चों अछूता नहीं है। अगला आता है बच्चों वातावरण को गर्म करने की पूरी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। और इसमें कौन कौन सी गैसें आती है ये भी मैंने बता दिया। तो यहाँ से प्रश्न आएगा बच्चों जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण भी पूछ सकता है बच्चों, और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूछ सकता है, या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं उसके बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके कारण क्या है, परिणाम। परिणाम का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रभाव, और ये प्रभाव कुछ हद तक मैंने आपको बता दिया पर मैं रिवाइज करा दूंगा। जलवायु परिवर्तन के कारण को प्यारे बच्चों दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक है प्राकृतिक कारण और एक आता है बच्चों मानव जनित कारण। मानव जनित, जैसा कि आप पहले से जानते हैं बच्चों पृथ्वी की जलवायु जो है गतिशील है और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लगातार बदलती रहती है। जलवायु परिवर्तन के दो कारण हैं बच्चों, एक प्राकृतिक है एक मानव निर्मित है। प्राकृतिक कारण में बच्चों पहला पॉइंट आता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। आपको पता है बच्चों कि जो हमारी पृथ्वी है, पहले पृथ्वी पे एक ही महाद्वीप था प्यारे बच्चों, उसका नाम था पेंजिया, और उसके चारों तरफ पानी था, उसका नाम क्या था बच्चों, पैंथलासा। लेकिन एल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्तार सिद्धांत के अनुसार इस पेंजिया में क्या हुआ बच्चों, विस्फोट हुआ, दरार आई, और अब बच्चों 7 महाद्वीप बन गए और महासागर कितने हो गए बच्चों, 5। और इसी के कारण क्या हुआ, महाद्वीप महासागर की जो है परिणाम स्वरूप समुद्र की धारा और हवा के प्रवाह में जो है परिवर्तन हुआ, इसीलिए हमारा जलवायु क्या है बदल गया। और इससे हिमालय का जन्म भी हुआ था बच्चों, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु भी निर्धारित की गई। तो महाद्वीपीय प्राकृतिक कारण में पहला आता है बच्चों महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कि इसके वजह से समुद्र की धारा और हवा में की प्रवाह में परिवर्तन हुआ, इसलिए जलवायु बदल गई। दूसरा आता है बच्चों महासागरीय धाराओं के कारण भी क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। मैंने बताया था
जो महासागर बड़ी मात्रा में गर्मी को अवशोषित करते हैं और महासागर की धाराएं पूरी पृथ्वी ग्रह पर भारी मात्रा में गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित कर देते हैं, है ना। महासागरीय धाराएं आएगा दूसरा। तीसरा आता है बच्चों ज्वालामुखी, इसकी वजह से भी जलवायु परिवर्तन होता है। ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है बच्चों, उस मैग्मा के अंदर जो जलवाष्प होता है, राख होता है, धूलकण होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वो आसपास के वातावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला आता है बच्चों सौर उत्पादन, यानी सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है और सूरज जो ऊर्जा जो है ज़्यादा देता है, यानी सूरज की रोशनी बच्चों जब पृथ्वी पे ज़्यादा पड़ती हैं तो उससे क्या होता है, सौर उत्पादन अधिक हुआ यानी जलवायु परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। पृथ्वी के कक्षीय परिवर्तन, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पे जो 23.5 डिग्री बच्चों झुकी हुई है, झुकने के कारण क्या होता है, जो सूरज की रोशनी किसी क्षेत्र पे अधिक पड़ जाती है, कहीं कहीं पे तिरछी पड़ जाती है। तो जहाँ पे बच्चों अधिक पड़ती है तो वहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इससे भी जलवायु परिवर्तन होता है। दूसरा आता है प्यारे बच्चों मानव जनित कारक। आपको बस पॉइंट याद करने हैं, उत्तर आपको खुद से बनाकर करना है। आपको ऐसे नहीं याद करना है कि इसके अंदर क्या है, कहीं पढ़ने बैठ जाओ बच्चों, बहुत समय लगेगा और ये आप सीख भी नहीं सकते अभी। तो जलवायु परिवर्तन के कारण 2 हैं बच्चों, ऐसे 2 कारण लिख देना। एक है बच्चों प्राकृतिक कारण और एक का नाम है प्यारे बच्चों मानव जनित कारक या मानव निर्मित कारक। प्राकृतिक कारण में याद करना है, पहला पॉइंट महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महासागरीय धाराएं, ज्वालामुखी और सौर उत्पादन, पृथ्वी का कक्षीय परिवर्तन 5। मानव जनित कारण प्यारे बच्चों, उसमें सबसे पहला आता है जीवाश्म ईंधन, यानी जीवाश्म ईंधन को क्या करता है, मानव जो है जलाता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसें जो है बढ़ जाती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का मतलब पता है कि गर्मी का ज़्यादा अवशोषण होगा और उससे हमारे जो है तापमान में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए जीवाश्म ईंधन पहला टॉपिक आएगा। दूसरा आता है बच्चों, और जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होगा कि हमारे वहाँ पे जो कोयले पेट्रोल है, ये जीवाश्म ईंधन जलने के कारण पर्यावरण जो है प्रदूषण हो जाएगा। हमने उद्योगों की स्थापना की बच्चों, जिसके विकास के कार्य करने के लिए, जिसकी वजह से भूमि, जल और वायु को हम प्रदूषित कर रहे हैं। दूसरा भूमि उपयोग में परिवर्तन हो गया बच्चों, यानी भूमि का इस्तेमाल अब हम औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए करते हैं, कृषि की गतिविधियों के लिए करते हैं, इसलिए वनों को काटा गया, जंगलों को काटा गया। और वनों की कटाई यानी जंगलों की कटाई के द्वारा ही बच्चों जो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इंसान CO2 ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है, लेकिन पेड़ पौधे तो है ही नहीं बच्चों जो CO2 को कम कर सकें, इसीलिए बच्चों जो ग्रीन हाउस गैस है ना, उसका प्रभाव बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। उसके बाद आता है बच्चों वनों की कटाई, अलग से टॉपिक आ गया। पेड़ पौधों को काट रहे बच्चों, है ना। कृषि गतिविधियाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, यानी भोजन की मांग को पूर्ति करने के लिए हम जंगलों को काट दे रहे हैं और कृषि का फैलाव कर रहे हैं। और कृषि फैलाव में क्या होता है बच्चों, मीथेन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। जैसे जितने भी हम पालतू जानवर, जैसे गाय, सूअर, इन सबको हम पालते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं, जो अपशिष्ट निकालते हैं ना, उसमें मीथेन बहुत ज़्यादा होता है। धान की खेती करते हैं तो बच्चों हम उसकी फसल में मीथेन डालते हैं। तो लगभग 90% चावल बच्चों एशिया एक मुख्य फसल के रूप में उगाया जाता है, यानी एशियाई लोगों को जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख योगदानकर्ता माना जाता है। तो कृषि गतिविधियां बच्चों, ये सभी क्या है, जलवायु परिवर्तन के हमारे वहाँ क्या हैं, कारण है, मानवजनित कारण और वो दोनों। जलवायु परिवर्तन के परिणाम क्या हुए बच्चों, यानी इसका प्रभाव क्या हुआ, तो मैंने बताया था ग्लेशियर यानी हिम क्षेत्रक पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे बच्चों तो क्या होगा, आसपास में क्या होगे, जो हमारे ग्रह हैं, जो ऊंची भूमि है, वहाँ पे पानी चला जाएगा, पर्वत लगातार समाप्त हो जाएंगे बच्चों, है ना, यानी ग्लेशियर्स बढ़ेंगे। और ग्लेशियर्स बढ़ेंगे बच्चों तो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो क्या हैं, डूब जाएंगे। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र के जल स्तर बढ़ेगा तो आसपास के क्षेत्र जो है डूबने लगेंगे, है ना। मौसम बच्चों एकदम चरम आ जाएगा, यानी तापमान बढ़ेगा बच्चों तो हीट वेव आएंगी, वर्षा भारी होगा, चक्रवात, हिम, तूफान, भूस्खलन, ये सारी चीज़ें आएंगी बच्चों पृथ्वी पे। उसके बाद कृषि पे भी इसका बच्चों प्रभाव पड़ेगा, मतलब जलवायु परिवर्तन हो जाएगी तो खाद्य की असुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि खेती करने के लिए भूमि भी नहीं बचेगी, है ना। वनस्पति और जीवों पर प्रभाव, वो भी मारे जाएंगे, यानी सब मर जाएंगे बच्चों, तो उन पे भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और हमारी स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होंगे, कई सारी रेडियो वेव्स तरंगे आ जाएंगी, जैसे लू लगेगा, गर्मी की हवा चलेगी, हृदय और रक्त वाहिकाओं से संबंधित हमें रोग हो जाएगा, गुर्दे की बीमारी, डेंगू, बुखार, चिकनगुनिया, ये सारे रोग बच्चों हमें हो जाएंगे बच्चों, ये बात ध्यान रखना है। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभाव क्या क्या थे। अब आते हैं बच्चों, इसमें इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है बच्चों, जिसे मिलान करना है। इसको आप पहले पढ़ना बच्चों, जैसे ग्लेशियर्स गंभीर बाढ़ आएगी,
कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगा, या गर्मी से संबंधित मृत्यु दर में वृद्धि, घटते हैं या समाप्त हो जाते हैं, प्रजनन और प्रवास के समय को बदल देता है। यानी ग्लेशियर्स के बारे में आपको कि इसमें से क्या आएगा, तो ये बच्चों आपके क्या हैं, आंसर हैं। ये आपको ध्यान से याद करना है इनको। अगला टॉपिक है बच्चों आपका जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल, यानी जो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हैं या जितनी संधियां हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, जो समय के अनुसार हमारी जलवायु परिवर्तन हो रही है उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है बच्चों, हमारी पृथ्वी पहले से ज़्यादा गर्म हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पहल भूमंडलीय उष्णन के प्रभावों को कम करने पर दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैस है बच्चों उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा व्यापक प्रयास है बच्चों। यानी विश्व के लिए लोग आपस में आ रहे हैं, एक दूसरे से एकजुट हो रहे हैं। जैसे आपने बच्चों 10th क्लास में पढ़ा था कि पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन, और वो कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसमें ही बच्चों ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो यानी ब्राज़ील के अंदर हुआ था, जहाँ पे एजेंडा 21 अपनाया गया था। इसी तरह बच्चों कई सारे समझौते थे, लेकिन आपके यहाँ पे बच्चों एक IPCC और एक पेरिस समझौता, जलवायु समझौता, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इन समझौतों से क्या होता है बच्चों कि एक देश दूसरे देश पे क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं या अपने लिए एक टारगेट सेट करते हैं जिसको अचीव करना उनका काम होता है, ताकि जो गंभीर क्षति जो अभी वर्तमान में पहुंच रही है आने वाले टाइम में ऐसी क्षति ना हो। तो पहला आता है बच्चों, पॉइंट आता है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है बच्चों वो 1988 के संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा क्या किया गया था, इसको IPCC को बनाया गया था। अब इसमें वर्तमान में बच्चों 195 देश हैं जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के जो सदस्य हैं 195, वही IPCC के भी सदस्य हैं। इस पैनल का मुख्य उद्देश्य बच्चों दुनिया के सभी सरकारों को वैज्ञानिक और तर्कसंगत जानकारी प्रदान करना, ताकि वे सभी जलवायु से रिलेटेड अपनी नीतियां खुद की तय कर सकें। अब जो IPCC है बच्चों, जिसमें 195 से ज़्यादा देश है और 1988 को अपनाया गया था, ये 3 प्रकार की रिपोर्ट तैयार करता है और उस देश को दे देता है। पहला तो वहाँ पे मूल्यांकन करता है बच्चों, मूल्यांकन का रिपोर्ट देता है, फिर उस मूल्यांकन को एनालाइज करता है यानी संश्लेषण रिपोर्ट देता है, और उसके बाद कैसे क्या कर सकते हैं कार्यप्रणाली रिपोर्ट देता है। तो IPCC किसी भी देश की जलवायु की स्थिति को यानी वैज्ञानिक और तर्कसंगत जानकारी प्रदान करता है उस देश की सरकार को, और उस हिसाब से बच्चों इसमें क्या करते हैं, कई सारे स्टेप्स यानी जो तर्कसंगत कार्य किए जाते हैं। मूल्यांकन रिपोर्ट यानी वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक ज्ञान जलवायु परिवर्तन के आधार, प्रभाव, पूर्वानुमति, जोखिम, अनुकूलन, ये सभी स्थिति बच्चों प्रदान करती है। दुनिया भर में हजारों रिपोर्ट तैयार करे गए हैं, उनकी समीक्षा को भेजा भी गया है बच्चों, और कई सारे देश तो बच्चों स्वेच्छा से IPCC के साथ काम करना चाहते हैं। IPCC को 3 कार्य समूहों में बांटा गया है बच्चों। पहला, जलवायु परिवर्तन का भौतिक विज्ञान का आधार, दूसरा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अनुकूलन और भेद्यता, तीसरा बच्चों आता है जलवायु परिवर्तन का शमन। तो पहली IPCC रिपोर्ट ने बच्चों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछे ये जो IPCC है ना, इसी की वजह से प्यारे बच्चों UNFCCC यानी इसका गठन किया गया था, और इसका गठन बच्चों 1992 के शिखर पर जो हस्ताक्षर किया गया था ना, उसी के आधार पर बच्चों इसका गठन किया था। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको क्या देखना है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का नाम क्या था, IPCC, और ये किसके साथ मिलकर काम करता था, WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और इसमें 195 देश थे बच्चों। 1988 में बना था। मूल्यांकन करता, संश्लेषण करता, कार्यप्रणाली करता, बस यही ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों हमारा जो अंतिम टॉपिक आता है वो है प्यारे बच्चों आपका पेरिस समझौता। पेरिस समझौता जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता में से एक है, जो कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है बच्चों, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये हाल फिलहाल में प्यारे बच्चों सन 2015 में जो है पेरिस समझौता हुआ था। लेकिन पेरिस समझौता से पहले बच्चों हम जान लेते हैं
एक हुआ था प्यारे बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल बच्चों जो UNFCCC है उसी से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जिसका मेन मतलब था बच्चों की कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है बच्चों, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल जो संधि थी वो 1997 में बच्चों ये क्योटो नाम के शहर जापान के अंतर्गत क्या हुआ था 1997 में हुआ, लेकिन इसको 2005 में क्या किया गया था प्यारे बच्चों, लागू किया गया था। यानी उस टाइम पे लागू नहीं किया गया था, बाद में लागू किया गया था। और इस मतलब इस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बच्चों 150 से भी ज़्यादा वर्षों की जो औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप, यानी जो उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो गया था विकसित देशों के द्वारा, तो उसमें विकसित देशों को ही जिम्मेदार बताया गया था। ये बात ध्यान रखना बच्चों। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 2005 को लागू हुआ था, लेकिन बाद में बच्चों क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल का धीरे धीरे क्या हुआ था, अपना वर्चस्व खोता जा रहा था। तो इसी को आगे रूप दे दिया, यानी क्योटो प्रोटोकॉल की जगह ले लिया किसने प्यारे बच्चों, पेरिस समझौता ने। और पेरिस समझौता कब आया था प्यारे बच्चों, 2015 में आया था, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 यानी COP21 के नाम से भी बच्चों जानते हैं। और इसने क्या किया था, क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान ले लिया था किसने, पेरिस समझौता ने। और इसका मुख्य उद्देश्य, यदि आपसे पूछे प्यारे बच्चों, जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यही था प्यारे बच्चों कि जो वैश्विक ताप वृद्धि है, यानी जो वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है बच्चों, उसको क्या करना, रोकना, और इसको कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है लाने का प्रयास किया गया है, जो कि 21वीं सदी में 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस बच्चों लगातार होता जा रहा है। तो ये पेरिस समझौते का क्या था बच्चों, कुछ पेरिस समझौते के बारे में था। तो पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करके वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को कम करना था। पहले 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल था, 2005 में लागू हुआ था। 141 देशों ने इस पर सहमति दे दी थी बच्चों, है ना। पेरिस समझौता 2015 में आया था, 2016 से लागू किया गया था। 2 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान जाने देना है, जो कि 1.5 डिग्री हो गया बच्चों। तो ये थे आपको क्या था, पेरिस समझौता के बारे में। अब आते बच्चों इसकी कुछ पाठगत प्रश्न कि उपयुक्त शब्दों के साथ रिक्त स्थान भरना है। देश का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी सरकारों को वैज्ञानिक, यानी ये तो बच्चों IPCC जो कि 1900 कब बनाए आपको कमेंट में बताना बच्चों, और कितने देश थे। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यानी देश के द्वारा बनाया गया था, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और WMO के द्वारा। पेरिस समझौता देश को प्रतिस्थापित करता है प्यारे बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में आया था और 2005 से वो काम कर रहा था। देश समझौता पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में भूमंडलीय उष्णन को 2 डिग्री सेल्सियस से कम सीमित करना, यानी ये पेरिस समझौता प्यारे बच्चों क्या था, पेरिस समझौता। पेरिस समझौते के तहत क्या था, इसको कम करना था। ये था बच्चों आपका अध्याय। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं बच्चों एक बार क्विक रिवीजन कि आपने क्या सीखा। तो हमने देखा था बच्चों जलवायु क्षेत्र के बारे में, जलवायु के बारे में, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ऊंचाई, ढाल, पवन तत्व, वनस्पति, इन सभी चीज़ों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, IPCC, पेरिस समझौता, ये सभी हम क्या है पढ़ चुके हैं। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानते बच्चों। तो पहला प्रश्न है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, जो कि हमने वीडियो में अच्छे से स्पष्ट कर दिया था। विश्व के जलवायु क्षेत्रों के बारे में बताइए, मतलब महत्वपूर्ण जलवायु क्षेत्र प्यारे बच्चों, वही उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध के बारे में। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तुंगता, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ये सभी आएंगे बच्चों। वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग को परिभाषित कीजिए, बहुत ही आसान है बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जब हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जाता है। जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं। पेरिस समझौता बच्चों जो अभी बताया मैंने, आगे आपके उसमें ग्रीन हाउस शब्द को परिभाषित करिए। ग्रीन हाउस, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव कौन से हैं। तो आपने देखा बच्चों, अगर मैं इन क्वेश्चन को कराता हूँ ना, तो आपका मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो पीछे छूट जाएगा। लेकिन अगर मैं आपका कॉन्सेप्ट कराता हूँ ना, तो इसमें से तो कोई क्वेश्चन, ये तो 10 क्वेश्चन है बच्चों, आपसे 100 क्वेश्चन भी पूछेगा, तो उन 100 क्वेश्चन के उत्तर भी आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई होगी। ये वीडियो, इसमें बच्चों कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझाऊँ, इसीलिए इसको 2 पार्ट में बच्चों मैंने बनाया है।
कुछ भी फिर भी डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को मतलब शेयर करो, चैनल्स में शेयर करो, अलग अलग अपने ग्रुप में क्या करो शेयर करो, ताकि हमारी वीडियो से बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। फिर भी कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद बच्चों।